नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम स्टार्ट करेंगे हिंदी के सब्जेक्ट को, जिसमें हम हिंदी के पेडागोजी को समझेंगे कि हिंदी के पेडागोजी क्या होता है, इसमें कौन कौन से चैप्टर आते हैं इसको समझेंगे। और इसमें पहला जो चैप्टर हम समझने वाले हैं जिसका नाम है अधिगम एवं अर्जन, इसके बारे में समझेंगे कि अधिगम और अर्जन क्या होता है, बच्चे कैसे भाषा को सीखते हैं और बोलते हैं, इसके बारे में समझेंगे। और अध्यापक को किन किन पहलुओं को ध्यान में रखते हुए बच्चे को अधिगम और अर्जन या भाषा को सीखना या उसका महत्व देना चाहिए। ठीक है, तो आज से हम इसका लेसन पहला पढ़ेंगे और समझेंगे कि अधिगम और अर्जन क्या होता है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और समझते हैं। इसमें पहला टॉपिक आता है अधिगम का अर्थ, यानी कि अधिगम का अर्थ क्या होता है, इसको हम समझ लेते हैं। ठीक है, तो पहले हम देख लेते हैं इसमें क्या लिखा गया है। जो व्यक्ति छात्र के किसी विषय वस्तु को सीखता है या उसका अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करता है उसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसका कहने का मतलब यह है कि अधिगम हम किसे कहते हैं, जो भी वस्तु या जो भी चीजें अपने दैनिक जीवन में करते हैं, बच्चे उससे सीखते हैं, उसको हम अधिगम कहते हैं। जैसे बालक कोई खेल खेल रहा है और खेल के दौरान जिन चीजों को सीखता है या समझता है उसको हम अधिगम कहते हैं। जैसे बाहर बाहर कोई बालक किसी व्यक्ति को करते हुए देखता है या अन्य चीजों को, जैसे उसके माता पिता घर की सफाई कर रहे हैं, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो अपने दैनिक जीवन से जो देखता है उसको अपने अपने संज्ञान में बसाता है और उसको सीखता है, जिसे हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम का मतलब है कि जो चीज देखता है, समझता है और उसको अपने मस्तिष्क में कड़ी दर कड़ी बनाते जाता है, उसको हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, तो अधिगम का अर्थ ये हुआ कि जो चीज हम देख के या समझ के अपने संज्ञान में बसाते हैं उसको हम अधिगम कहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला टॉपिक हम देखते हैं। अगला टॉपिक क्या है, इसमें है अगला टॉपिक अधिगम के प्रकार, यानी कि अधिगम किन किन प्रकारों से सीखा जाता है उसको हम देख लेते हैं। ठीक है, तो इसमें आता है पहला क्रियात्मक अधिगम, यानी कि मोटर लर्निंग। मोटर लर्निंग क्या होता है इसको हम पहले पढ़ लेते हैं, उसके बाद समझते हैं कि क्रियात्मक अधिगम यानी मोटर लर्निंग क्या होता है। ठीक है, इसमें दिया गया है कि क्रियात्मक अधिगम में सीखने के लिए क्रियाओं के स्वरूप और क्रियाओं की गति पर ध्यान दिया जाता है, यानी कि जो भी चीजें हम सीखते हैं उसको करके सीखते हैं। ठीक है, और उस पर करके सीखने पर हम ध्यान देते हैं। ठीक है, प्रारंभिक बाल अवस्था में हमें अनेक प्रकार की गतिविधि कौशल को अर्जित करते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में बाल अवस्था में वस्तु तक पहुंचने, उसे पहचानने या समझने आदि का प्रयास करते हैं। यानी कि इसमें कहा गया है कि जो बच्चे मोटर लर्निंग यानी क्रियात्मक अधिगम से सीखते हैं, वो बच्चे क्या करते हैं कि कोई चीज पहले जानने के लिए बच्चे उस वस्तु के पास जाते हैं, उसके बाद उसके बारे में जानते हैं और उससे अपना समझ विकसित करते हैं। यानी कि अपनी क्रियाओं के द्वारा जो भी बालक है वो अधिगम को समझता है, यानी कि चीजों को जानने के लिए उसके मन में उत्सुकता आती है। जैसे कोई बालक खेल रहा है और वो खेल के दौरान जो भी, जैसे पासा को ये खड़ा कर रहा है और पासा बार बार गिर जा रहा है, तो उसके माध्यम से वो लर्निंग कर रहा है। ठीक है, वो खेल के मैदान में भी, खेल के दौरान भी जब गिरता है, उठता है और खड़ा होता है, तो उसके माध्यम से वो अपनी क्रियात्मक अधिगम यानी मोटर लर्निंग को सीख रहा है। ठीक है, इसमें दूसरा आता है शब्द या वाचिक अधिगम, यानी कि वर्बल या वर्बल लर्निंग। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं क्या है। शब्द या वाचिक अधिगम या सीखने में संकेत, चित्र, शब्द, अंकों आदि के माध्यम से सीखना होता है। यानी कि जो वर्बल लर्निंग है, इसमें क्या होता है कि कोई भी जो बच्चा या बालक होता है वो संकेतों, चित्रों या अंकों के माध्यम से चीजों को या भाषा को सीखता है। ठीक है, और जानता है। ठीक है, इस प्रकार सीखने में सार्थक तथा निरर्थक दोनों प्रकार के शाब्दिक या वाचिक अधिगम धीरे धीरे सरल समस्या के समाधान से क्रमशः जटिल समस्या के समाधान तक वैज्ञानिक आविष्कार, यंत्रों, उपकरणों, निर्माण आदि का शिक्षण होता है। यानी कि इसमें कहा गया है कि कोई भी जो बालक होता है वर्बल लर्निंग में, वो क्या होता है कि चित्र, संकेत या अन्य अंकों के माध्यम से धीरे धीरे चीजों को जानना और सीखता है। ठीक है, उसके बाद वो धीरे धीरे जब समस्याओं को हल करने लगता है और जब सरल समस्याओं को हल करके कठिन समस्याओं की ओर जाता है, तो वो एक नई आविष्कार या नई उपकरणों की खोज करने लगता है। तीसरा है विचारात्मक अधिगम यानी कंसेप्चुअल लर्निंग, यानी कि कंसेप्ट को बनाकर कैसे बच्चे सीखते हैं उसको हम देख लेते हैं। इसमें क्या कहा गया है देख लेते हैं कि विचारात्मक अधिगम में व्यक्ति समाज में दैनिक जीवन अनुभव को देखकर या सुनकर उस पर विचार करके जो भी कुछ सीखता है वह विचारात्मक अधिगम के अंतर्गत आता है। यानी कि विचारात्मक अधिगम क्या होता है कि जो भी बालक है
वो अपने व्यक्ति या समाज में जो भी घटनाएं हो रही हो उसको देखकर बालक उन चीजों को समझता है और सीखता है। ठीक है। इसके बाद इस अधिगम में मनुष्य अपनी शारीरिक क्षमताओं की अपेक्षा मानसिक क्षमताओं का भी प्रयोग करता है। यानी कि जब बच्चा सीख रहा होता है तो वो अपनी शारीरिक क्षमता के अलावा मानसिक क्षमता का भी उपयोग करता है। इसे उदाहरण के रूप में देख सकते हैं, कोई बालक अगर साइकिल चला रहा है और साइकिल चलाने के दौरान गिरता है तो वो अपने मानसिक और शारीरिक विचारों से सोचता है कि किस तरह से साइकिल चलाया जाए कि वो दोबारा गिर ना सके। ठीक है। इसके बाद कोई बच्चा जैसे मान लीजिए कि इलेक्ट्रिक शॉक है और बच्चा तार को छूता है जिससे उसको करंट लगती है, तो बालक के संज्ञान में उसका कंसेप्ट बन जाता है कि ये तार को छूना नहीं है जिससे हम करंट लग सकती है। तो ये तमाम प्रकार के जो विचारात्मक अधिगम के माध्यम से बच्चे चीजों को कंसेप्ट के माध्यम से सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद हम अगला देखते हैं। अगला क्या है? अगला टॉपिक है भाषा अधिगम और भाषा अर्जन। यानी कि भाषा अधिगम क्या होती है और भाषा अर्जन क्या होती है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। इसमें दिया गया है कि मनुष्य अपने विचारों को अभिव्यक्त करने और समाज के साथ सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस प्रकार द्वारा अपनी भाषाई क्षमता का विकास करता है वह भाषा अधिगम कहलाता है। यानी कि जो बालक अपने जिस परिवेश में रहता है उसमें बने रहने के लिए या उसमें अपना सामंजस्य स्थापित करने के लिए जिस भाषा का प्रयोग करता है, यानी जो समाज के द्वारा भाषा बोली जाती है उसको उस भाषा को सीखता है, उसे हम भाषा अधिगम कहलाता है। यानी कि जो भाषा समाज के द्वारा जो बोली जा रही है उसको सुन रहा है और ग्रहण कर रहा है तो उसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है। इसके बाद क्या कहा गया है इसमें देख लेते हैं। अधिगम अर्थात सीखी हुई भाषा ग्रहण करके करने की प्रक्रिया, उसमें समझने की क्षमता अर्जित करना तथा उसे दैनिक जीवन में प्रयोग लाना भाषा अर्जन कहलाता है। यानी कि भाषा अधिगम क्या होता है कि जो भी व्यक्ति द्वारा कोई या उसके समाज द्वारा बोली जा रही है और उन चीजों को बालक एक्सेप्ट करता है तो उसे भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है। और जो भाषा एक्सेप्ट करके अपने शब्दों में बाहरी दैनिक जो समाज उसका बना हुआ है उससे इंटरेक्ट करता है, यानी कि उससे जुड़ाव करता है, तो उसे हम भाषा अर्जन कहते हैं। यानी कि अपने द्वारा जो भी प्रस्तुत करता है समाज में उसे हम अर्जन कहते हैं। ठीक है। आज जो चीज बालक समाज में सीख रहा है उसको हम भाषा अधिगम कहते हैं। ठीक है। अगला टॉपिक है भाषा अधिगम अर्जन के संदर्भ में विभिन्न विद्वानों के विचार। यानी कि भाषा के सीखने और उसके अर्जन करने में विद्वानों के कौन कौन से विचार है इसको हम देख लेते हैं। ठीक है। इसमें से पहले जो मनोवैज्ञानिक आते हैं उनको हम देख लेते हैं। जैसे पहले मनोवैज्ञानिक है चॉम्स्की। चॉम्स्की द्वारा क्या कहा गया है इसको देख लेते हैं। तो बच्चे में भाषाई क्षमता का जन्मजात होती है। यानी कि जो भी बच्चे होते हैं उनमें भाषा की जो क्षमता होती है वो जन्मजात होती है। जन्मजात कैसी होती है? जो भी बच्चा पैदा होता है अपने भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चा पहले रोता है और रोने के माध्यम से बच्चा बतलाता है कि हमें भूख लगी। ठीक है। तो इस प्रकार जो चॉम्स्की जी का कहना था कि बच्चे जो है भाषाई क्षमता का विकास जन्मजात होता है, यानी रोकर भावनाओं को व्यक्त करते हैं और अपने क्रोधों को रोकर व्यक्त करते हैं। ठीक है। इसके बाद दूसरे मनोवैज्ञानिक है पियाजे जी। ये क्या कहते हैं इसको देख लेते हैं। तो भाषा अन्य संज्ञानात्मक तंत्रों की भांति परिवेश के साथ अंतःक्रिया के माध्यम से विकसित होती है। यानी पियाजे जी का कहना है कि जो भी हमारा जो भाषा होता है वो जब हम किसी परिवेश में रहते हैं और उससे सुनते हैं और उसके द्वारा हम बोलते हैं, समझते हैं और बातें करते हैं तो उसके द्वारा हमारा जो बच्चे का या हमारा जो भाषा का विकास होता है। ठीक है। इसके बाद वाइगोस्की जी क्या कहते हैं देख लेते हैं। तो बच्चे का भाषा समाज के साथ संपर्क का ही परिणाम है। साथ ही बच्चे अपनी भाषा का विकास के दौरान दो प्रकार की बोली बोलते हैं, पहली आत्म केंद्रित, दूसरा सामाजिक। यानी वाइगोस्की जी का कहना है कि जो भी भाषा या जो भी बच्चे भाषा सीखते हैं वो अपने समाज के जो संपर्क में आते हैं, जो समाज के द्वारा भाषा बोली जाती है उससे संपर्क में आकर सीखते हैं। ठीक है। इसके बाद अगला टॉपिक देखते हैं। अगला क्या है? अगला है भाषा अधिगम और अर्जन को प्रभावित करने वाले कारक। यानी कि जो भी भाषा हम प्रयोग करते हैं उसको कौन कौन से प्रभावित करने वाले कारक होते हैं उनको देख लेते हैं। ठीक है। तो इसमें पहला आता है सामाजिक परिवेश। यानी कि सामाजिक परिवेश भाषा को प्रभावित कर सकता है। सामाजिक परिवेश भाषा को प्रभावित कर सकता है। यानी इसको समझ लेते हैं कैसे। जब हम जिस समाज में रहते हैं और जिस बोली का या जिस भाषा का प्रयोग किया जा रहा है तो उससे हम उस भाषा को बच्चे सीखते हैं और समाज में बोलते हैं। तो जिस परिवेश का वातावरण या जिस परिवेश का भाषा जिस प्रकार रहेगा उससे बच्चे भाषा सीखेंगे और बोलेंगे। यानी कि जिस परिवेश में ज्यादा सम्मान से बात नहीं किया जा रहा है, ऊंची आवाज में बात किया जा रहा है बालकों से, तो वो बालक पर प्रभाव पड़ेगा और जिसके माध्यम से बच्चा
उस भाषा को सीखेगा और समाज में प्रस्तुत करेगा। ठीक है, तो समाज में भाषा का मुख्य रोल होता है, यानी समाज के परिवेश में भाषा का सीखने का मुख्य प्रमुख योगदान होता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा आता है, दूसरा क्या है, भाषा अर्जन की इच्छा, यानी कि भाषा अर्जन की इच्छा, यानी कि भाषा जो भी हम अर्जित करते हैं या जो भी बालक इच्छा अर्जित करते हैं, वो उनके ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा कैसी इच्छा के अनुसार अर्जित करते हैं। ठीक है, भाषा जो है बच्चे की या जो भी बालक है उनकी इच्छा के अनुसार भी उनको प्रभावित करता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए जिस परिवेश में कोई भाषा जैसे इंग्लिश बोली जा रही है, तो उस परिवेश के जो भी बालक होंगे वो इंग्लिश ही बोलेंगे। ठीक है, जहाँ भाषा हिंदी बोली जा रही है उस परिवेश के बालक हिंदी ही बोलेंगे। ठीक है, तो भाषा अर्जन इच्छा पे भी डिपेंड, मतलब उसके परिवार पे भी डिपेंड करता है कि कौन सी भाषा बोली जा रही है। ठीक है, इसके बाद जो चौथा है दैनिक जीवन के अनुभव, यानी कि दैनिक जीवन के अनुभव के माध्यम से भी भाषा के सीखने और समझने में भी अनुभव या उसके सीखने और समझने में भी प्रभावित करता है। जैसे हम समझ लेते हैं कि जिस परिवार का भाषा थोड़ा बोलने में शालीनता नहीं होगी, गाली गलौज से बात की जा रही होगी, तो उस जो परिवेश के जो बालक होंगे वो उन भाषा को सीखेंगे और अपने दैनिक जीवन में अनुभव करेंगे और समाज में वैसे ही भाषा का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो भाषा में ये 3 कारक महत्वपूर्ण योगदान, भाषा को प्रभावित करने वाले ये 3 कारक महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला टॉपिक है बालकों में भाषा का विकास, यानी कि बालकों में जो भाषा का विकास होता है वो कैसे होता है इसको देखते हैं। इसमें दिया गया है कि बालकों के विकास के विभिन्न आयाम होते हैं, यानी कि जो भी बालक भाषा को सीखता है वो अलग अलग चरणों में सीखता है। ठीक है, भाषा के विकास भी उन्हीं आयामों में से एक है। ठीक है, भाषा को अन्य कौशल की तरह अर्जित किया जाता है। यह अर्जन बालक के जन्म के बाद ही प्रारंभ हो जाता है। अनुक्रम वातावरण के साथ अनुक्रिया तथा शारीरिक, सामाजिक और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की पूर्ति की मांग इसमें विशेष भूमिका निभाती है। यानी कहा गया है जो भी बालक होते हैं उनका भाषा का जो विकास है, बच्चा जब जन्म लेता है वहीं से प्रारंभ हो जाती है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए रो रो कर व्यक्त करता है, ताकि मुझे भूख लगी है और उसकी माँ उसको खाना दे। ठीक है, दूध पिलाए। तो इस प्रकार जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसकी जो सामाजिक संरचना या मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं की जो पूर्ति के लिए अपनी भाषा का प्रयोग करने लगता है। यानी कि जिसकी चीज की जरूरत होती है वो अपनी भाषा के द्वारा अपने परिवार से मांगता है और बातें करता है। ठीक है, इसके बाद अगला हम देखते हैं, अगला क्या है, अगला टॉपिक है भाषा विकास के प्रारंभिक अवस्था, यानी कि जो भाषा विकास होती है वो किन अवस्थाओं से शुरू होती है इसको हम देख लेते हैं। तो इस अवस्था में एक प्रकार बालक ध्वनि और संकेत से युक्त भाषा को समझने और प्रयोग करने के लिए स्वयं को तैयार करता हुआ प्रतीत होता है। यानी कि जो भाषा सीखने की जो प्रारंभिक अवस्था होती है बालकों में, उसमें क्या होता है कि जब बच्चा प्रारंभ में होता है तो अपनी कुछ कुछ ध्वनियों के माध्यम जैसे क ब ऐसे छोटी छोटी वर्णों को प्रयोग करके अपनी भाषा को व्यक्त करता है और धीरे धीरे भाषा को जोड़ता जाता है। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि इसमें देख लेते हैं क्या क्या कहा गया है। जैसे पहला टॉपिक है कि सबसे पहले चरण के रूप में बालक जन्म लेता ही रोने और चिल्लाने की चेष्टा करता है, और रोने चिल्लाने की चेष्टा के साथ साथ वह ध्वनि आवाजों को भी निकालता है। यानी कि जब बच्चा जन्म लेता है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए बच्चा रोता है और चिल्लाता है। ठीक है, जिससे उसकी माँ समझ जाती है कि इसको भूख लगा। ठीक है, तो इन माध्यमों से बच्चा रोता है और जिससे उसको भाषा के रूप में समझा जाता है। ठीक है, इसके बाद दूसरा है बालकों में बड़बड़ाने की तथा चेष्टा प्रारंभ हो जाती है। इस बड़बड़ाने के माध्यम से बालक स्वर एवं व्यंजन ध्वनि का अभ्यास अवसर पाते हैं। यानी कि जब बच्चा धीरे धीरे बढ़ने लगता है तो अपनी भावनाओं को व्यक्त करने के लिए छोटे छोटे वर्णों का प्रयोग करने जैसे क ब च, ये तमाम प्रकार के शब्दों का प्रयोग करने लगता है और बड़बड़ाने लगता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे उसकी भाषा का विकास होने लगता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं, अगला कौन सा टॉपिक है। तो अगला इसमें टॉपिक है भाषा विकास की वास्तविक अवस्था, यानी कि जो भाषा सीखने की वास्तविक अवस्था है वो कौन सी है। ठीक है, तो जो भी बालक भाषा सीखता है वो उसकी स्कूल जाने की प्रारंभिक अवस्था से शुरू हो जाती है। यानी कि जब बच्चा स्कूल जाने लगता है, अपने बच्चों या अपने दोस्तों से मिलने लगता है, तो उसका जो भाषा का विकास है वो धीरे धीरे उच्च होने लगता है। भाषा को कई प्रकार से सीखने लगता है, अपने मित्र मंडली के माध्यम से अनेक नए नए भाषाओं को सीखता है, जिससे उसका भाषा जो वास्तविक विकास होता है। यानी कि उसके शब्दों का भंडार अधिकतर बढ़ता जाता है, जिससे उसकी भाषा का विकास होता है। ठीक है, इसके बाद अगला है शब्द भंडार, यानी कि बालकों में शब्द भंडार किस किस आयु में कितना कितना हो जाता है इसको देख लेते हैं।
इसमें पहला है जन्म से लेकर 8 वर्ष तक बच्चे बालकों में जो है शब्द भंडार 0 रहता है, ठीक है, यानी कि अपनी भावनाओं को रोकर व्यक्त करता है, ठीक है। इसके बाद 9 से 12 वर्ष तक के जो बालक होते हैं वो 3 से 4 शब्द बोल पाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब बालक 1.5 साल का होता है तो उसमें 10 या 12 शब्द होते हैं। 2 वर्ष का होता है बालक तो उसमें 272 शब्द होते हैं, ठीक है। इसके बाद 2.5 वर्ष का जब बालक हो जाता है उसमें 450 शब्द होते हैं। और जब 3 वर्ष का बालक होता है तो 1000 शब्द हो जाते हैं। ऐसे ऐसे करते हुए जब बालक 16 वर्ष के आगे जब बढ़ जाता है, यानी कि जो बालक धीरे धीरे वयस्क होने लगता है तो उसमें 1 लाख से अधिक शब्दों का भंडार हो जाता है, ठीक है। तो जब बालक जैसे जैसे बड़ा होने लगता है उसका शब्दों का भंडार धीरे धीरे होने लगता है, ठीक है। और बालक शब्दों के भंडार के माध्यम से भाषा को सीखने लगता है और बातों को अपने कहने लगता है और समझने लगता है। अब तक हमने हिंदी के शिक्षण में जो अधिगम और अर्जन के जो भी टॉपिक थे उनको समझे, और इस टॉपिक के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि कैसे अधिगम और अर्जन बच्चों में होता है और बालक किन तरह से भाषा को सीखते हैं और समझते हैं, ठीक है। इसके बाद हम अगला दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर होगा हिंदी के पेडागॉजी का है। दूसरा चैप्टर पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार।